गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भगवान दास तोती कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में मैं गुलशन वर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए। जो हमारा फर्स्ट पेपर है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, उसमें से ये टॉपिक लिया गया है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के क्या सिद्धांत हैं, टैक्सोनॉमी कहते किसको हैं, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था जो इसी से रिलेटेड है, और आज हम टैक्सोनॉमी के जो प्रिंसिपल्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं एनिमल का, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, जो सिद्धांत बने हुए हैं, जो रूल्स हैं, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना जंतुओं को, वो क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी। आज हम देखते हैं कि टैक्सोनॉमी के जो प्रिंसिपल्स हैं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन परिभाषित करते हैं किसको, कि टैक्सोनॉमी क्या चीज है। टैक्सोनॉमी ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। टैक्सोन का मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब होता है लॉ। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ नियमों के हिसाब से जंतुओं को एक सीरियल वाइज या एक क्रम से क्या करना, अरेंज करना, वो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। और जब इसको परिभाषित किया तो कैसे परिभाषित किया, पहले हम इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, तब फिर टैक्सोनॉमी के बारे में भी अपनों को पता चल जाएगा। क्योंकि अपन ये कह रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन को हम स्टडी करते हैं उसको एक रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही स्टडी किया जाता है, तो ऐसी ब्रांच जो कहलाती है वो टैक्सोनॉमी कहलाती है। तो यहाँ आप लोगों को देखना है पहले क्लासिफिकेशन किसको कहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था पहले की क्लास में भी, ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, इसका मतलब जीवों को उनके क्रम के हिसाब से समूहों में बांटना, ये कहलाता है क्लासिफिकेशन। चलिए, ये तो परिभाषा क्लासिफिकेशन की आ गई। अब टैक्सोनॉमी की परिभाषा क्या होगी, टैक्सोनॉमी किसको कहेंगे अगर हम इसकी बात करें तो टैक्सोनॉमी कैसे निकलेगी, हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका मतलब ये हो गया, अगर हम साधारण शब्दों में बात करें कि ये जो क्लासिफिकेशन है, जीवों को बांटने का क्रम के अनुसार जो समूह में हम जीवों को बांट रहे हैं, उनको एक प्रिंसिपल या एक विशेष प्रकार के नियमों के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है, और जो ब्रांच कहलाती है वो कहलाती है टैक्सोनॉमी, यानी क्लासिफिकेशन का अध्ययन करना किसके हिसाब से, नियमों के हिसाब से, वो क्या कहलाएगा, टैक्सोनॉमी कहलाएगा। तो ये टैक्सोनॉमी को अपनों ने क्या किया, डिफाइन किया कि इसकी टैक्सोनॉमी की क्या डेफिनेशन है। अब इसके बारे में अपन आगे बात करते हैं कि इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है, या जो लॉ है, नियम एनिमल्स को बांटने के, क्लासिफिकेशन के जो नियम हैं वो क्या क्या हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। इसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल्स में टैक्सोनॉमी के। नंबर 1 स्पीशीज की मैं बात करता हूं कि जाति किसको कहा गया है। देखिए, जो हिरार्की सिस्टम होता है, यानी कि आप देखो एनिमल्स को अपन जब क्लासिफाई करते हैं तो कैसे लिखते हैं, यूं, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, देन स्पीशीज। कुछ एनिमल्स में फैमिली भी लिखते हैं अपन, बट जीनस के बाद क्या आएगा, स्पीशीज। तो ये आप जो देख रहे हो इस तरीके से जंतुओं को क्लासिफाई करके लिखना, ये क्या कहलाता है, हिरार्की सिस्टम। हिरार्की सिस्टम तिरछा करके लिखना। और इसमें सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है क्लासिफिकेशन की, फाइलम, और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, स्पीशीज। ठीक है ना।
तो लार्जेस्ट यूनिट इज द फाइलम एंड स्मॉलेस्ट यूनिट इज द स्पीशीज। तो अब हमें ये तो पता है कि स्पीशीज क्या है, क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई है या यूनिट है, लेकिन इसको परिभाषित कैसे करेंगे, जाति किसको कहेंगे कि जाति क्या है, जाति किसको कहेंगे। सबसे पहले स्पीशीज को एक साइंटिस्ट आए थे जॉन रे, इन्होंने क्या किया, डिफाइन किया स्पीशीज को। तो इन्होंने कैसे डिफाइन किया, इन्होंने बताया कि ऐसे जंतु, ऐसे जीव जो इंटरब्रीडिंग करके यानी कि प्रजनन करके अपने समान दिखने वाले जीवों को उत्पन्न करें, उनको इसने क्या कहा कि ये सभी एक ही जाति के जीव हैं। लेकिन फिर इसमें थोड़ा सुधार हुआ, फिर एक स्पीशीज का कंसेप्ट आया जिसको अपन कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। ये कंसेप्ट आया और ये कंसेप्ट देने वाला वैज्ञानिक कौन था, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को ही नॉमेनक्लेचर का भी इसको कहा जाता है, नॉमेनक्लेचर इसी ने दिया था कैरोलस लिनियस ने, और इसी ने मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट दिया था। तो लिनियस के हिसाब से जाति की क्या परिभाषा है, इसने कहा था कि ऐसे जीव या ऐसे जीवों का समूह जो बाहर से दिखने पर एक समान दिखाई दे, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल, अगर हम बाह्य रंग रूप अगर उसको देखें, साइज है, उसका रंग रूप है, स्वभाव है, बाहर से देखने पर हमें अगर जीव एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो उसको उन्होंने एक कैटेगरी में रख दिया और उसको नाम दिया कि ये सभी जीव एक ही जाति के हैं। चलिए, तो इसकी परिभाषा के हिसाब से हम बात करें, इसने क्या कहा मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट में, स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल which can morphological similar ठीक है, यानी कि बाहर से एक समान दिखने वाले जीवों को इसने कहा ये सभी एक ही जाति के जीव हैं। अब क्या हुआ कि इसकी परिभाषा को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने स्टडी किया और सोचा इस बात को कि क्या ये जो कह रहा है वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि ये परिभाषा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि उन्होंने बताया कि ऐसे प्रकृति में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं जो बाहर से दिखने पर एक समान नहीं है लेकिन एक ही जाति के सदस्य हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, देखिए पिकॉक की बात करें, जो इसका मेल होता है वो अलग होता है देखने में बाहर से, और जो इसकी फीमेल होती है वो क्या होती है, अलग प्रकार की दिखाई देती है, ब्राउन कलर की दिखाई देती है। जबकि मेल कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। एक ही जाति के जीव हैं लेकिन मेल और फीमेल दिखने में क्या है, बिल्कुल असमान है। ठीक है, ऐसे ही अपन कोयल की बात करें, सिंपल जो कोयल होती है आप देखेंगे उसमें जो मेल होता है, ब्लैक कलर का मेल जो कू कू की आवाज करता है वो मेल होता है, फीमेल नहीं होती वो। तो उसकी आईज कैसी होती है, एकदम ब्राइट रेड आईज होती हैं और एकदम ब्लैक कलर का होता है वो, ठीक है ना। तो वो भी बिल्कुल अलग कलर का है। जबकि आप फीमेल कोयल को अगर देखेंगे तो वो कैसी होगी, वो थोड़ी ग्रे कलर की होगी और देखने में बिल्कुल अपने मेल से अलग होगी। तो प्रकृति में ऐसे बहुत सारे जीव पाए जाते हैं जिनमें मेल अलग प्रकार का दिखाई देता है और फीमेल अलग प्रकार की दिखाई देती है, लेकिन फिर भी ये एक ही जाति के जीव हैं। तो अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट ये एक जाति के सदस्य क्या नहीं है। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे खारिज कर दिया और इसे मानने से क्या किया, मना कर दिया कि ये मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट सही नहीं है। फिर कैरोलस लिनियस के बाद कौन आया, एक वैज्ञानिक आए डोबेजेंस्की। डोबेजेंस्की आए 1937 में, और इसके बाद आए कैरोलस लिनियस तो थे ही, इसके बाद आए मेयर। इन्होंने 1942 में, मेयर 1942 और डोबेजेंस्की, इन दोनों ने मिलकर के एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम, जाति की दूसरी परिभाषा इन्होंने दी जिसको अपनों ने बोला बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट।
बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, ये इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के निकाला। क्या देखते हुए? पहले इस मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट में जो कमियां थी उनको देखते हुए इन्होंने सुधार किया और फिर इन्होंने जाति की नई परिभाषा पेश की। क्या परिभाषा जाति की परिवेश की इन्होंने कहा कि स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच कैन इंटरब्रीड एंड रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस फर्टाइल प्रोजेनी। क्या मतलब हुआ इस बात का? इन्होंने ये परिभाषा दी कि जंतुओं का या जीवों का ऐसा समूह जो आपस में प्रजनन कर सकता है और प्रजनन करने के पश्चात जो उनकी संतान बनेगी, जो उनकी ऑफस्प्रिंग होगी, वो संतान भी क्या होनी चाहिए? फर्टाइल होनी चाहिए, वो भी प्रजनन करने योग्य होनी चाहिए। अदरवाइज अगर वो फर्टाइल नहीं होगी तो यहां भी अब हमारी स्पीशीज के जो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट की जो डेफिनेशन है वो पूरी नहीं हो पाती। तो ये सर्वमान्य मत जो है जाति का परिभाषा का माना गया, जो किसने दिया था? मेयर ने दिया था। तो ये टैक्सोनॉमी प्रिंसिपल में हम जाति की बात कर रहे हैं कि पहले मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट दिया गया जिसने कहा कि ऐसे जीवों का समूह जो बाहर से समान है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं जो बाहर से समान नहीं होते लेकिन फिर भी एक ही जाति के। तो फिर बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट आया, इन दोनों ने सुधार किया और इन्होंने जाति की परिभाषा क्या दी? जो मैंने अभी बताया आपको कि जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स which can interbreed and produce fertile progeny। देखिए इस परिभाषा को हम समझ रहे थे कि पहली बात तो ये कि जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जंतु कई होते हैं जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं, जो बिल्कुल नजदीक होते हैं, लेकिन उनसे जो संतान की प्राप्ति होती है, जो संतान पैदा होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो फर्टाइल नहीं होती। फर्टाइल से हमारा मतलब है कि वो प्रजनन योग्य नहीं होती, बंदे होती है, स्टेराइल होती है। तो वहां पे हमारे बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट की पालना नहीं हो पाती। इसलिए हम क्या कहेंगे, जैसे मैंने अभी बताया आपको, आपस में इंटरब्रीड तो कर पा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें हॉर्स की, डंकी की, इनके बीच में इंटरब्रीडिंग पॉसिबल है क्योंकि ये बिल्कुल नजदीकी सदस्य हैं, इंटरब्रीडिंग हो पा रही है। लेकिन इनसे जो संतान बन रही है, यानी कि म्यूल, खच्चर जो बन रहा है म्यूल, वो कैसा होगा? बंदे होगा, स्टेराइल होगा। तो इसलिए ये दोनों एक ही जाति के जीव यानी हॉर्स और डंकी नहीं कहलाएंगे। समझ गए मेरी बात? यानी कि जाति की परिभाषा मेयर के हिसाब से तभी सही है जब बनने वाला जीव प्रजनन कर तो रहा है, ठीक है, दो जने प्रजनन कर पा रहे हैं, लेकिन बाद में उनसे जो जीव बन रहा है वो भी कैसा होना चाहिए? फर्टाइल होना चाहिए। तब ये बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट बिल्कुल सही है। तो जाति की ये परिभाषा दी गई इनके द्वारा, मेयर के द्वारा, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन थी और जंतुओं को ऐसे मान लिया गया कि ये एक ही जाति के जीव हैं। इसके बाद स्पीशीज के बाद इन्होंने दूसरा प्रिंसिपल टैक्सोनॉमी का इन्होंने क्या दिया? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नाम रखना, नामकरण करना। नॉमेन का मतलब होता है नेम और क्लेयर का मतलब होता है टू कॉल। इसका मतलब है कि जंतुओं को नाम लेकर के बुलाना। पहले तो हमने उसको आइडेंटिफाई किया और फिर हम क्या करते हैं? एनिमल्स को नाम लेकर के बुलाना। जो भी जंतुओं का नाम रखा जाता है वो क्या कहलाता है? नाम रखना एनिमल्स का, नॉमेनक्लेचर। तो ये टैक्सोनॉमी का क्या है? एक प्रिंसिपल है, विशिष्ट। हम बात कर रहे हैं ना कि क्लासिफिकेशन, हम जंतुओं को जब बांटते हैं तो उसको क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या उसके रूल्स हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो यहां नॉमेनक्लेचर में हमने कहा कि जंतुओं को नाम लेकर के बुलाना या उनका नाम रखना, ये कहलाता है नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर कई तरह का होता है, लेकिन जो ज्यादातर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जंतुओं का जो नाम है ये द्विनाम पद्धति भी कहते हैं इसको, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसका मतलब वो ये हो गया कि कोई भी प्राणी जो होता है उसका नाम जो होता है वो दो अक्षरों से मिलकर के बना होता है। ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया? कैरोलस लीनियस, जिसको अभी मैंने बताया था कि ये
फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाता है, मतलब टैक्सोनॉमी का पिता कैरोलस लिनियस कहलाता है। और कैरोलस लिनियस ने अपनी एक किताब थी स्पीशीज प्लांटेरम, उसके अंदर इसने क्या किया, ये बताया कि जंतुओं का नाम रखना बेहद जरूरी होता है, और जंतुओं का जो नाम होता है वो 2 शब्दों से या 2 अक्षरों से मिलकर के बनता है। उसको इसने कहा द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का 2 नामों से मिलकर के बना होता है। अब इसके अंदर क्या होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, जो 2 नाम कौन कौन से होते हैं, एक जंतु का जो कभी क्लासिफिकेशन हमने हायरार्की सिस्टम आपको बताया था कि स्मॉलेस्ट यूनिट स्पीशीज होती है, स्पीशीज से पहले क्या होता है जीनस। तो जीनस जो कैटेगरी इसकी है क्लासिफिकेशन की, उसमें यानी कि जंतुओं का नाम 2 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जीनस और स्पीशीज इन 2 से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और दूसरी बात, इनको जब अपन लिखते हैं, जब लिखते टाइम जब नाम लिखा जाता है तो किस प्रकार से लिखा जाता है कि जो जीनस होता है उसका फर्स्ट जो लेटर होता है, जो अक्षर फर्स्ट जो उसका होता है वर्ड, वो किससे कैसा होता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जबकि स्पीशीज का फर्स्ट किस में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। ये कुछ नियम होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। दूसरी बात, और कभी कभी इनको जब लिखते हैं, हम लिखते समय इसको इटैलिक्स में लिखा जाता है, इटैलिक्स का मतलब थोड़ा सा तिरछा लिखा जाता है। और क्या रूल्स हैं, और इनमें ये भी रूल्स हैं कि जब कभी अगर हम इसे इटैलिक्स में नहीं लिखते हैं तो नीचे क्या कर देते हैं, इसमें अंडरलाइन कर देते हैं। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें, देखिए एशियाटिक लॉइन, एशियाटिक लॉइन जो एशिया का जो शेर होता है जिसे हम बब्बर शेर भी कहते हैं, इसका नाम क्या है, अगर इसके ना बात करें हम, पैंथरा लियो। अब आप देख रहे हैं इसमें जो फर्स्ट ये क्या है, ये किससे मिलकर के बना है, पैंथरा क्या है जीनस और लियो क्या है स्पीशीज। तो ये इसका क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, द्विनाम पद्धति के हिसाब से जीनस और स्पीशीज से मिलकर के बना हुआ है। ये देखिए इसमें पी कैसा है, कैपिटल है जीनस का, और स्पीशीज का एल कैसा है, स्मॉल लेटर्स में बना हुआ है। तो ये हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर इस प्रकार के कुछ रूल्स होते हैं। और जब हम इसे लिखते हैं तो कई बार इस प्रकार से तिरछा करके लिखा जाता है, ये इटैलिक्स कहलाता है। और जब हम इटैलिक्स नहीं लिखते हैं तो नीचे क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये भी इसमें कुछ है। दूसरी बात, जब हम कोई नाम रखते हैं तो जो वैज्ञानिक जिसने पहले नाम दिया है, जो भी वैज्ञानिक सबसे पहले जंतुओं का नाम रखेगा, और सपोज करो कि उसके अगले ही दिन दूसरे वैज्ञानिक ने उस जंतु का सेम एनिमल का नाम रख के भेजा है, तो क्या होगा, कौन सा मान्य होगा, जो पहले दिया गया है। जो पहले दिया गया है और जो पहले एक्सेप्टेड है उसी को मान लिया जाएगा। जंतु का नाम बाद में चाहे कितने भी आए, उसके नाम में कुछ भी चेंज करें, बट वो मान्य नहीं होगा। इसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ प्रायोरिटी। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ प्रायोरिटी, यानी प्रायिकता का नियम। जो पहले आता है उसी से नाम रखा जाता है एनिमल, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बताया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या जो नाम रखा जाता है वो नाम बिल्कुल विशिष्ट होना चाहिए। इसके 3 कैरेक्टर्स इन्होंने बताए कि ये इस पद्धति के अंदर, नंबर 1 यूनिकनेस, विशिष्टता। यूनिकनेस मतलब यूनिक होना चाहिए, जो नाम आपने रखा है द्विनाम पद्धति के अकॉर्डिंग, वो नाम विशिष्ट होना बेहद जरूरी है। जो भी जंतु का हम नाम रख रहे हैं, नोमेनक्लेचर कर रहे हैं उसका, तो उसकी सबसे पहली शर्त क्या है, यूनिकनेस होना चाहिए। बिल्कुल नाम बिल्कुल अलग प्रकार का होना चाहिए, और किसी से मिलता जुलता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यूनिकनेस के बाद यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब होता है सार्वत्रिकता, मतलब पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में या पूरे देशों के अंदर उस जंतु को सामान्य नाम चाहे किसी के अलग, जैसे इंडिया में कुछ कह रहे हैं, ब्रिटेन में कुछ कह रहे हैं, रशिया में कुछ कह रहे हैं, बट अगर वैसे देखा जाए इसको साइंटिफिकली या जूलॉजिकली देखा जाए तो वो नाम क्या है, किसी भी जंतु का किसी भी देश में पाया जाए उसका केवल एक ही नाम जो रखा गया है उसी नाम से उसे जाना जाएगा, यानी सभी देशों को उसको पालना करनी पड़ेगी। यूनिवर्सलिटी ये कहलाती है सार्वत्रिकता। नाम
विशिष्ट तो है ही, और विशिष्ट होने के साथ वो क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए। और तीसरी है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्वता, यानी कि जो नाम आपने रखा है वो हमेशा के लिए रहेगा, स्टेबल रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में आप उसमें चेंज करते रहें। तो ये क्या कहलाता है, स्टेबिलिटी। ये जो 3 कैरेक्टर आपने बताए, ये 3 कैरेक्टर जो भी है, इन तीनों कैरेक्टर्स को हम क्या कह सकते हैं कि ये नॉमेनक्लेचर के क्या हैं, विशिष्ट जो हैं नियम हैं, और इनकी पालना बेहद जरूरी होती है। इसके बाद हम नॉमेनक्लेचर से बाहर आते हैं, तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अलावा कभी कभी हम बात करते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की भी बात करते हैं। कुछ जीवों के अंदर ट्राइनोमियल यानी त्रिनाम पद्धति भी दी गई। जैसे अगर हम कबूतर की बात करें, कोलंबा लिविया, इंटरमीडिया और नेग्लेक्टा, इसकी 2 सब स्पीशीज होती है। कैसे बन गई सब स्पीशीज इसकी, कि कभी 3 नाम, हम 3 नामों से क्यों जानते हैं, त्रिनाम पद्धति क्यों दी गई। कभी कभी ये होता है कि जियोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से एनिमल, सपोज करो कि काफ़ी दूर चला गया, एक जगह से काफ़ी दूर चला गया, दूसरी कंट्री में चला गया, फिर वहाँ पे उनके बीच में जियोग्राफिकल भौगोलिक बैरियर आ गए, अवरोध आ गए, नदी तालाब वगैरह ये सब चीज़ें, पहाड़, जिनकी वजह से क्या होता है कि वो जातियाँ आपस में मिल नहीं पाती और एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी हो जाता है, यानी प्रजनन भी नहीं कर पाती हैं और काफ़ी लंबे समय तक दूर रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका बाहरी रंग रूप थोड़ा सा चेंज हो जाता है और हमें इधर वाले जो उसकी जाति के सदस्य थे उनसे वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी अलग प्रकार की हो जाती है। तो इसलिए कुछ वैज्ञानिकों ने उनको अलग सब कैटेगराइज करके और त्रिनाम पद्धति जंतुओं की दे दी। स्पीशीज एक ही है, जैसे कोलंबा लिविया, तो जीनस एक है, स्पीशीज एक है, बट उसकी सब स्पीशीज जो है वो अलग हो गई। तो उसको पद्धति को जब 3 नाम के अकॉर्डिंग रखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। नाउ वी कम टू द थर्ड स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी। नॉमेनक्लेचर के बाद हम बात करेंगे किसकी, की कैरेक्टर। की कैरेक्टर क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कुंजी लक्षण। की कैरेक्टर किसी भी जीव का या उसकी जाति का या उसके संघ का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जो उसे दूसरों से क्या करता है, अलग बनाता है, वो उसका की कैरेक्टर कहलाता है। यानी कि आइडेंटिफाई करने में या क्लासिफाई करने में जो उस संघ का, जाति का सबसे विशिष्ट लक्षण जो होता है उसी को हम यहाँ पे काउंट करते हैं, वो की कैरेक्टर कहलाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल हम जानते हैं ऑर्थ्रोपोडा फाइलम है, ऑर्थ्रोपोडा फाइलम है नॉनकोडेटा का। इस ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के जो मेन कैरेक्टर है क्या है, यानी हम जानते हैं आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा का मतलब होता है फुट कह सकते हो, या हम उसको ये भी कह सकते हैं अपेंडेजेस या उपांग। यानी आर्थ्रोपोडा संघ की क्या विशेषता होती है कि इनमें संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, जॉइंट पाए जाते हैं बॉडी के अंदर। पैर में देखोगे तो जॉइंट है और कोई शरीर की स्ट्रक्चर देखोगे तो जॉइंट ही जॉइंट है। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस की वजह से हम जानते हैं इनका नाम रखा गया आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा संघ है। तो ये आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडेजेस, संधि युक्त उपांगों का पाया जाना, ये इसका क्या हो गया, इस फाइलम का की कैरेक्टर है, सबसे स्पेसिफिक विशिष्ट, जो इसको दूसरे संघों से क्या करता है, अलग करता है और इसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे चलें। आर्थ्रोपोडा में एक क्लास होती है इंसेक्टा, जिसके सबसे ज्यादा जीव पाए जाते हैं। इंसेक्टा के जैसे कीट पतंगे जितने भी आप देखते हैं सभी क्या हैं, इंसेक्टा के मेंबर हैं। और इंसेक्टा की जो बॉडी होती है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, इस प्रकार से इनका होता है। इसके अलावा इनमें 3 पेयर ऑफ 1 2 3 पेयर ऑफ क्या पाए जाते हैं, लेग्स, फुट मान लो, पैर जिसको हम कह सकते हैं, 3 जोड़ी पैरों का पाया जाना और शरीर का 3 खंडों में बटा होना, ये इसका मेन कैरेक्टर है। तो यहां अगर हम की कैरेक्टर की बात करें कि इंसेक्टा क्लास का की कैरेक्टर क्या होगा, तो यहाँ पे 3 जोड़ी पैरों का पाया जाना। आप मक्खी को देख लो, मच्छर को देख लो, इंसेक्टा के जितने भी मेंबर होते हैं इनके 3 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं। तो ये इस क्लास का क्या हो गया, स्पेसिफिक फीचर है और इसको हम क्या कहेंगे, की कैरेक्टर या कुंजी लक्षण। तो ये की कैरेक्टर जो हमें मिल रहा है
ये भी क्या है, टैक्सोनॉमी प्रिंसिपल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी के अंदर वर्गीकी में। इसके बाद अपन बात करेंगे की कैरेक्टर, मैंने आपको बता ही दिया कि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण जिस भी संघ का या क्लास का होता है वो उसका की कैरेक्टर कहलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक जो प्रिंसिपल है इनका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले हमें किस चीज का पता चलता है, एक तो टू स्टडी द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का जो एवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ, उद्विकास कैसे हुआ, कैसे वो जीव बन करके आया है, इसको स्टडी करने में हमें टैक्सोनॉमी क्या करती है, ये ब्रांच मदद करती है। दूसरा, कई जीवों के अंदर क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक भी पाई जाती है। कनेक्टिंग लिंक हम जानते हैं योजक कड़ी, जिसमें क्या होता है कि एक फाइलम का जो कैरेक्टर है वो दूसरे फाइलम जो नेक्स्ट फाइलम आ रहा है उससे बीच में, दोनों के बीच में क्या पाई जा रही है, कनेक्टिंग लिंक। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो दो फाइलम के कैरेक्टर दिखा रहे हैं, जो इंटरमीडिएट हैं, जो इस बात को शो कर रहे हैं कि इसमें कुछ कैरेक्टर तो अपने पुराने वाले जिससे वो बन करके आया है उसके कैरेक्टर हैं और दूसरा आगे वाले के कैरेक्टर हैं। इस तरीके से क्या होता है कि दो के कैरेक्टर जो हैं एक ही एनिमल में पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो इंटरमीडिएट बन जाता है और हमें एवोल्यूशनरी स्टडी करने में उसमें हेल्प मिलती है और पता चलता है कि इसका विकास ऐसे हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था एक बार, जैसे हेमिकोडेटा है, हेमिकोडेटा को नॉन कोडेटा और कोडेटा के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं हेमिकोडेटा को, हेमी मीन्स हाफ, कोड मीन्स क्या होता है, नोटोकोड। नोटोकोड इसमें बहुत छोटी सी पाई जाती है इसलिए हम इसको हेमिकोडेटा कह देते हैं, हाफ पाई जाती है। लेकिन इसके बाकी सारे कैरेक्टर्स सिर्फ नोटोकोड के पाए जाने की वजह से इसको किस में रख दिया, कोडेटा में। लेकिन इसके बाहरी सारी जितने भी कैरेक्टर्स की बॉडी के हैं वो सारे किससे रिजेंबल करते हैं, किससे मिलते जुलते हैं, नॉन कोडेटा से। इसलिए नॉन कोडेटा के भी कैरेक्टर पाए जा रहे हैं और कोडेटा की नोटोकोड पाई जा रही है, इसलिए इसको दोनों के बीच की क्या बना दिया, कनेक्टिंग लिंक बना दिया। तो इस तरीके से ऐसे एनिमल क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को शो करते हैं और हमें इस बात का प्रमाण भी मिल जाता है कि कैसे कैसे जंतुओं का विकास हो रहा है। ठीक है, तो कनेक्टिंग लिंक की स्टडी करने में भी हमें सहायता मिलती है, कनेक्टिंग लिंक, ठीक है ना, योजक कड़ी के द्वारा हमें समझाने का प्रयास करते हैं। और टैक्सोनॉमी से क्या होता है, क्लासिफिकेशन बेहद आसान हो जाता है और हमें जीवों की स्टडी करने में, उनको कैटेगराइज करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो आज के लेक्चर में हमने बताया कि टैक्सोनॉमी के प्रिंसिपल्स क्या हैं और जिन शर्तों को पालना करना हमें बेहद ज़रूरी होता है जंतुओं के, जीवों के समूहों को बांटने के लिए, उनको क्लासीफाई करने के लिए, उनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उनका नॉमेनक्लेचर करने के लिए और उनकी कंप्लीट स्टडी करने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू।